हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम इसमें बात करने वाले हैं। अपने तीन चार टॉपिक बचे हुए हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री यूनिट वन में। तो आज हम यूनिट वन को कंप्लीट कर देंगे और देखते हैं अपने इन तीन चार टॉपिक जो भी बच रहे हैं उनको। इट इज डिनोटेड बाय एच। ये एच से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है क्या? एंथैल्पी इज आल्सो नोन एज हीट कंटेंट इन द सिस्टम। हम और इसको हम हीट कंटेंट भी कहते हैं, किसमें? सिस्टम में हीट कंटेंट। ओके। एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर इन केमिकल प्रोसेस अंडर कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है? ये एक अमाउंट है किसकी? हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड की। जो भी किसी भी केमिकल प्रोसेस में हो रही है हीट ट्रांसफर, उसकी अमाउंट को हम एंथैल्पी ही कहते हैं। ओके। नहीं समझे? देख, किसी भी केमिकल प्रोसेस में जो कि हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसकी ही अमाउंट को हम एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है। और ये अंडर कांस्टेंट प्रेशर, हमेशा कांस्टेंट प्रेशर के अंडर होगा। ओके। व्हेन एच इज द नेगेटिव द प्रोसेस प्रोड्यूस द हीट एंड इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जब एच का मान नेगेटिव रहेगा तो जो प्रोसेस होगी उसमें हीट प्रोड्यूस होगी एंड इट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एंट्रोपी। इट इज डिनोटेड बाय एस, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से, एंथैल्पी को एच से। ध्यान रखना। इट इज द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ और डिसऑर्डर। यानी कि ये एक क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी के एक्सप्रेशन है, और यह है डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। यानी कि इसमें कोई रैंडमनेस यानी कि अचानक से कोई डिसऑर्डर उत्पन्न होगा, यानी कि या तो इंक्रीजमेंट होगा एनर्जी में या डिक्रीजमेंट होगा। ठीक है। एंट्रोपी मेजर द अमाउंट ऑफ हीट डिस्पर्स ट्रांसफर ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। वही बात है, एंट्रोपी मेजर करती है हीट के अमाउंट को जो कि डिस्पर्स या ट्रांसफर हो रहा है ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। ओके। वही है, कुछ कमी हो जाएगी एनर्जी में या कुछ अधिकता हो जाएगी। ओके। इफ एस इज पॉजिटिव देन डिसऑर्डर फॉर इंक्रीज सिस्टम हैज इंक्रीज। अगर एस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो जो कि सिस्टम है उसमें डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। ओके। एंड इफ एस इज नेगेटिव, अगर एस की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम हैड डिक्रीज। ठीक है। अब आपका गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी कंप्लीट हो चुका है। एंड अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक रिडक्स पोटेंशियल की। रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ी होगी 10th 12th में या फर्स्ट सेमेस्टर में भी। इट इज आल्सो नोन एज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडॉक्स यानी कि री रेड माने होता है रिडक्शन, ऑक्सीड माने होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। ये वही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। It is a matter of representing the tendency of chemical substance to lose electron or acquire electron from a electron। मतलब ये एक ऐसे टेंडेंसी है किसी भी केमिकल सब्सटेंस जो रिप्रेजेंट करता है उसके इलेक्ट्रॉन को लूज होने में या इलेक्ट्रॉन को, मतलब ऐसे है, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा किसी भी सिस्टम में या डोनेट होगा। ये उसी की टेंडेंसी को बताती है रिडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होएगा किसी भी सिस्टम में या कोई भी सिस्टम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, वही बताता है हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल। Any enzymatic reaction are redox reaction in which one compound is oxidized and another one is reduced। यानी कि जहाँ भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा तो वहाँ रिडॉक्स रिएक्शन तो होगा ही, और किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन इन विच, और रिडॉक्स रिएक्शन में होगा या तो वन कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा या और दूसरा वन होगा रिड्यूस। ठीक है। इतना सही है रिडॉक्स पोटेंशियल। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन डिपेंड ऑन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी तो वो किसके ऊपर डिपेंड होगी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट की स्टेट पे डिपेंड होगी वो। ठीक है। रिडॉक्स पोटेंशियल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। रिडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। एरोबिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एक्टिव एट पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। एरोबिक क्या रहते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको ऑक्सीजन की नीड होती है अपनी ग्रोथ में, तो वो एक्टिव होते हैं किसमें? पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल में। ओके। एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एक्टिव एट नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। यानी कि एनारोबिक जो होते हैं, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होती अपनी ग्रोथ में, और वो एक्टिव होते हैं नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल पे। ये खत्म हो चुका है रिडॉक्स पोटेंशियल आपका टॉपिक। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम एनर्जी रिच कंपाउंड्स की। ये लास्ट टॉपिक है एनर्जी रिच कंपाउंड्स यूनिट वन का।
दोज कंपाउंड आर सोर्स ऑफ हाई एनर्जी इज नोन एज एनर्जी रिच कंपाउंड। जो भी कंपाउंड एनर्जी में हाई सोर्स है उसको हम कह देंगे एनर्जी रिच कंपाउंड। एनर्जी रिच, रिच माने एक मतलब हाई एनर्जी है उसके अंदर कंपाउंड के ऊपर, जब भी तो हम उसको एनर्जी रिच कंपाउंड कह रहे हैं, ठीक है। दे कंटेन द हाई एनर्जी बॉन्ड, और इनके अंदर हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। एनर्जी कंपाउंड्स के अंदर जो भी एनर्जी रिच कंपाउंड होगा उनके अंदर हाई एनर्जी बॉन्ड्स होगा। दिस कंपाउंड हाइड्रोलाइज टू डिराइव एंडरगोनिक रिएक्शन, और ये कंपाउंड जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं, जो डेराइव करते हैं एंडरगोनिक रिएक्शंस को, ठीक है। हाई एनर्जी कंपाउंड कंटेन 5 टाइप ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड, और जो भी हाई एनर्जी कंपाउंड रहेगा वो मेनली 5 टाइप्स ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड कंटेन करेगा। और ये कौन कौन से हैं बात करते हैं। फर्स्ट आता है फॉस्फो एंड हाइड्राइड ग्रुप, सेकेंड इज एसाइल फॉस्फेट, थर्ड इज एनोल फॉस्फेट, फोर्थ इज ग्वानिडीन फॉस्फेट, एंड फिफ्थ इज थायोएस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। ये 5 नाम आप ध्यान से याद कर लेना, ओके। द मेजर सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स टेकिंग एनर्जी कंजर्वेशन आर, और जो कि मेजर सोर्स है हाई एनर्जी फॉस्फेट का, वो एनर्जी कहाँ से ले रही है, वो ले रही है फर्स्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सेकंड इज ग्लाइकोलाइसिस, एंड थर्ड इज टीसीए क्रैब साइकिल, इसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल भी। ये तीनों साइकिल गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तीनों को हम पढ़ लेंगे यूनिट नंबर 2 में, ओके। तो यूनिट नंबर 1 की लास्ट में एक टॉपिक है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी एंड एएमपी। तो एक एक करके एटीपी के सिग्निफिकेंस देख लेते हैं और एएमपी के सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, देन हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, ओके। फर्स्ट बात करते हैं एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी इज यूज्ड फॉर, बस हमको इसके बायोलॉजिकल रोल ही लिखने हैं, ठीक है। ATP is used for various cellular function such as transportation of different molecules across cell membrane। यानी कि ATP यूज होती है वेरियस सेलुलर फंक्शन, यानी कि इसके ATP के बहुत ही सारे सेलुलर फंक्शंस हैं, सच एक दो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना मॉलिक्यूल्स का, वो ATP करती है, ठीक है। DNA एंड RNA सिंथेसिस, ATP का रोल होता है DNA एंड RNA सिंथेसिस में भी। एंड थर्ड है एमिनो एसिड एक्टिवेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये सारे गाइज इसके वर्क हैं, एटीपी क्या क्या है, इसका रोल मतलब कहाँ कहाँ है, ठीक है। अमीनो एसिड एक्टिवेशन में भी, एक्स्ट्रा सेलुलर सिंथेसिस में भी, एंड प्रोटीन सॉल्युबिलिटी के लिए भी एटीपी ही रोल निभाती है, एंड लास्ट है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये 4-5 मेनली फंक्शंस हैं, यही बायोलॉजिकल रोल हैं एटीपी के। एंड लास्ट बात करते हैं हम एएमपी। एएमपी क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। 3,5 साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको हम ये भी, इसका दूसरा नेम है 3,5 साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इट इज़ द सेकंड मैसेंजर इन मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, और ये बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में सेकंड मैसेंजर के रूप में काम करता है। AMP इज द डेरिवेटिव ऑफ ATP, सो इट इज़ ऑल्सो यूज इन द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। यानी कि जो AMP है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक ATP का ही डेरिवेटिव है, यानी कि AMP से ही ATP बनती है, एंड इट इज़, अगर ये ATP का ही डेरिवेटिव है तो ये भी परफॉर्म करेगा इंटरसेलुलर सिग्नलिंग, ठीक है। AMP कन्वे द CA-AMP डिपेंडेंट पाथवेज, और ये गाइस CA-AMP पाथवेज होते हैं जिनमें AMP का रोल होता है बहुत बड़ा, ठीक है। AMP इज सिंथेसाइज्ड बाय द ATP वाया एड्रेनलेज साइक्लेज, और एड्रेनलेज साइक्लेज के थ्रू ATP सिंथेसाइज होती है AMP में ही, ठीक है। AMP इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टरेज, और AMP को हम कैटेलाइज यानी कि AMP को हम तोड़ लेते हैं किसकी सहायता से, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम की सहायता से, ओके। तो गाइज आज हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, एंड अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, एकदम सीक्वेंस से हमने पूरा यूनिट कवर करवा दिया है। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप का भी, टेलीग्राम का भी, जिससे ज्वाइन होना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें ज्वाइन हो जाइए, एंड वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, ओके। यूनिट 2 जल्दी स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।